देखिए, इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, फिर क्रांति के क्या कारण थे राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से, फिर फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही, फिर क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। इन सभी पॉइंट को आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे क्रांति के परिणाम, प्रभाव, उपलब्धियां तथा स्वरूप को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में एमपीपीएससी में आए पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को डिस्कस भी करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियां का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने सभ्यता को हिला दिया, उसमें फ्रांस की क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल समस्याओं से भरा रहा। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप तथा एशियाई देशों के जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया। क्रांति की उत्पत्ति मध्यम वर्ग के शोषण के कारण हुई, किंतु यह क्रांतिकारियों के हाथों में चली गई। यह क्रांतिकारी क्रांति के आदर्शों और मूल्यों को संरक्षित नहीं रख सके। फलस्वरूप शासन की दुर्बलता का लाभ नेपोलियन ने उठाया और उसने क्रांति के मूल आदर्शों को ही परिवर्तित करते हुए समस्त यूरोप को प्रभावित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति से पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का हास्य होना शुरू हुआ, नए गणतंत्र का उदार प्रजातंत्र बने। क्रांति के कारण इसके अंतर्गत फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करके ही हम उन जटिल समस्याओं को समझ सकते हैं। राजनीतिक कारण, फ्रांस में निरंकुश व वंशानुगत राजतंत्र था। राजा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। निरंकुशता की इस परंपरा को स्थापित करने वाला लुई 14वां, जो 1643 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक था, उसने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया। उसने स्थायी सेना का गठन किया तथा सामंतों का दमन कर प्रशासन तंत्र का पूर्ण केंद्रीकरण किया। वह कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था। वह
कोई भी कानून बना सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था तथा राज्य की आय को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता था। इस प्रकार शासन के प्रत्येक अंग पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। लुई चौदहवें ने शासन का जिस प्रकार केंद्रीकरण किया था उसमें राजा का योग्य होना आवश्यक था, लेकिन लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी लुई पंद्रहवा जो 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक थे तथा लुई सोलहवा जो 1774 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक थे, दोनों पूर्णतः अयोग्य, लापरवाह व विलासी थे। लुई पंद्रहवें ने सुधार करने के स्थान पर एक मौके पर कहा था कि वर्तमान व्यवस्था में तो मेरा समय कट जाएगा, किंतु मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। लुई सोलहवें के शासनकाल में स्थिति और बिगड़ गई। जब सन 1774 में लुई सोलहवें फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुए, उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की सोनो शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई सोलहवें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिरवे क्या होते हैं? लिरवे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, पर यह कदम नाकाफी था। सामाजिक कारण 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। स्टेट क्या होते थे? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को समझने के लिए पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त रहते थे। पादरी वर्ग किसको बोलते थे? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता था पादरी वर्ग। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिया जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। आर्थिक कारण चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा दायित्व धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। दायित्व क्या होते थे? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। टाइल क्या होते थे? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर
कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर से बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका संकट क्या थे? ऐसी चरम स्थिति जब जीवन रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। बौद्धिक कारण, दार्शनिकों की भूमिका। मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू ने अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना भी नहीं की, वरन विकल्प भी प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित है। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसी संदर्भ में उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति का विभाजन होना चाहिए। उसने इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र को आदर्श बताया, क्योंकि वहां नागरिकों को स्वतंत्रता थी। इस प्रकार मॉन्टेग्यू ने शक्ति का पृथक्करण के माध्यम फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। यहाँ ध्यान रखने बात यह है कि मॉन्टेग्यू ने न तो क्रांति की बात की और न ही राजतंत्र को समाप्त करने की। उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की वकालत की। वाल्टेयर ने अपनी पुस्तक एदिप तथा कद के माध्यम से ब्रिटेन तथा फ्रांस की व्यवस्था की तुलना की और फ्रांस में व्याप्त बुराइयों एवं कमियों का उल्लेख किया। वाल्टेयर ने चर्च के भ्रष्टाचार व अत्याचार के विरोध में लिखा। चर्च की भ्रष्टता पर उंगली उठाते हुए उसने कहा कि अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार वाल्टेयर ने फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र एवं चर्च के अत्याचार पर प्रहार था। वह इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप ही फ्रांस में भी वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता था। वाल्टेयर के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि उसने कभी भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्थाओं की बुराइयों को उजागर किया तथा भ्रष्ट व निरंकुश तंत्र के विरुद्ध जनता को विरोध करने हेतु प्रेरित किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम व्यवस्था की ओर लौटें। रूसो ने कहा कि राज्य जनता की समान इच्छा का परिणाम है, अतः सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, न कि राज्य में। रूसो के अनुसार यदि राज्य की इच्छाओं व उसकी भलाई हेतु कार्य न कर रहा हो तो जनता का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह इसका विरोध करे। हालांकि रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान माना तथा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु जनता को विरोध करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसी के विचारों से प्रभावित थे। नेपोलियन ने उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि रूसो नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। दिदरो ने 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को विकिपीडिया में संकलित कर आम जनता तक पहुंचाया। इसमें शासन की बुराइयां, चर्च की भ्रष्टता तथा हर क्षेत्र में व्याप्त असमानता को उजागर किया। फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु माना और उसकी पुस्तक पर अनेक प्रतिबंध लगाए। क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई?
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब समस्त यूरोप की व्यवस्था समान रूप से चरमरा रही थी तो क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। वस्तुतः यूरोपीय राष्ट्रों में केवल फ्रांस में ही क्रांति की स्थितियां मौजूद थी। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश था जहां राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। लुई 13वें के समय रिसलू ने तथा लुई 14वें ने केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाया था तथा प्रशासन का केंद्रीकरण किया था। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाले असंतोष का कारण केंद्र की सर्वोच्च सत्ता थी, अर्थात राजा को ही माना जाता था, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं था। क्रांति से पूर्व फ्रांस के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों में निरंकुश राजाओं के साथ साथ कुछ प्रबुद्ध शासक भी हुए, जैसे प्रूसिया में फ्रेडरिक महान, ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय, रूस में कैथराइन महान, स्पेन में चार्ल्स तृतीय आदि। इन राजाओं ने प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए तथा प्रजा के दीर्घकालीन कष्टों को कुछ कम करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसके विपरीत फ्रांस में कोई भी ऐसा प्रबुद्ध शासक नहीं हुआ जो अपनी प्रज्ञा के हित में कुछ सुधार किए गए हों। अतः फ्रांस में निरंकुश राजाओं का अनवरत श्रृंखला का विरोध होना स्वाभाविक था। फ्रांस में पादरियों और कुलीन वर्ग विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते थे। वे अपने दायित्व नहीं निभाते थे, फलतः वे समाज पर अनावश्यक बोझ बन गए। अतः समान जनता उनसे क्षुब्ध थी, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में पादरी और सामंत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन चलाने में राजा की मदद करते थे। अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में फ्रांस के सामंत वर्ग के साथ कुछ नवीन तथ्य जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता था कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में क्रांति हेतु सबसे उर्वर भूमि फ्रांस में ही मौजूद थी। इस प्रकार 18वीं सदी में यदि क्रांति का विस्फोट फ्रांस में हुआ तो इसमें कुछ अस्वाभाविक और विस्मयकारी नहीं था।